मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। आज हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में वैज्ञानिक पद्धति एवं सिद्धांत निर्माण पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान शब्द जब हम काम में लेते हैं तो इसका आधार ही वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने की पद्धति किसी न किसी रूप में अरस्तु के काल से चली आ रही है। विज्ञान शब्द का प्रयोग भी हम अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। वर्तमान में भौतिक विज्ञानों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन समाज विज्ञानों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। इस पद्धति से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके निष्कर्षों में सत्यापन, निश्चयात्मकता, वस्तुनिष्ठता, सामान्यतया और पूर्व कथनीय लक्षण पाए जाते हैं। किसी भी विषय को विज्ञान का रूप प्रदान करने के लिए उसकी विषय वस्तु नहीं बल्कि उसकी वैज्ञानिक पद्धति महत्वपूर्ण है। लुंडवर्ग इस बारे में कहते हैं, विज्ञान पद्धति से माना जाता है, विषय वस्तु से नहीं। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या है? अभी जैसी हमने बात की कि इसमें अनुसंधान होता है, पूर्वाग्रह नहीं होते, क्रिया प्रक्रियाओं को महत्व दिया जाता है, तो थाउलेस ने इसकी परिभाषा की, वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रविधियों की एक व्यवस्था है जो कि विभिन्न विज्ञानों में कई बातों से भिन्न होते हुए भी एक सामान्य चरित्र को बनाए रखती है। मोटे तौर पर वैज्ञानिक पद्धति को दो अर्थों में काम में लिया जाता है। व्यापक अर्थों में इसे विश्व के प्रति एक मनोवृत्ति कहा जाता है। इसे सत्यापनीय ज्ञान का व्यवस्थित निकाय और खोज करने का एक तरीका माना जाता है। इस अर्थ में सभी वैज्ञानिक पद्धति की जो शाखाएं हैं वो ज्ञान सभी में समान रूप से होता है। दूसरा जो अर्थ है इसका वो है विशिष्ट अर्थ। विशिष्ट अर्थ में स्पष्ट रूप से थाउलेस कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य, पर्यवेक्षण और तथ्यों को जानना, उनको संकलित करना और वर्गीकृत करना है। इस तरह से जो विषय वस्तु है उससे संबंधित आंकड़ों के बीच अंतः संबंधों को खोजा जाता है और उसके आधार पर एक सामान्यीकरण करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों के बढ़ते हुए प्रभावों के कारण ये माना गया कि राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर विज्ञान का स्वरूप धारण कर सकता है। हॉब्स, ऑगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, इन्होंने काफ़ी हद तक वैज्ञानिक पद्धति को विकसित करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इसके बाद में आते हैं ग्राम वालास, आर्थर बेंटले, चार्ल्स मैरियम और कैटलिन। इन लोगों ने वैज्ञानिक पद्धति को पूरी तरह से अपनाया और राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति का अध्ययन करते समय प्रक्रियाओं पर ज़्यादा महत्व दिया बजाय संस्थाओं के। धीरे धीरे विकास और हुआ और उसमें लासवेल, डेविड ईस्टन, आमंड जैसे विचारक आए, जिसके माध्यम से नई प्रविधियां शुरू हुई, शोध शुरू हुई, लघु इकाइयों को अध्ययन का केंद्र बनाया गया और इस तरह से वैज्ञानिक पद्धति का पर अध्ययन शुरू हुआ। संक्षेप में वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या घटना को जैसी वह है उसी रूप में उतना ही जाना जाता है, न कम न अधिक। वैज्ञानिक पद्धति को सिद्धांत निर्माण की एक ऐसी प्रविधि बताया गया है जिसका लक्ष्य आंकड़ों के संग्रह और सह संबंध की शुद्ध प्रविधियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है। अब आते हैं वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों पर। इसके जो चरण हैं उनको अलग अलग तरीकों से बताया गया है। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए हैं। पहला है काम चलाऊ संकल्पनाएं, यानी पहले कुछ कल्पनाएं की जाएंगी। दूसरा है तथ्यों का निरीक्षण तथा आलेखन, उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा। तीसरा है संकलित तथ्यों का वर्गीकरण और संगठन, जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं उनको वर्गों में बांटा जाएगा। और चौथा है सामान्यीकरण, तो उसका वर्गों में बटे हुए जो तथ्य हैं उनका अध्ययन करके उनका सामान्यीकरण किया जाएगा। अब हम देखते हैं आर्नोल्ड ब्रेख्त के अनुसार वैज्ञानिक उपागम के चरण। इन्होंने बहुत
विस्तार से इसको बताया है। पहला चरण है पर्यवेक्षण। जो भी हमें अध्ययन करना है उसके घटनाओं का, तथ्यों का पहले अवलोकन किया जाए, उसके गुणों को, उसके लक्षणों को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, उस तरह से ऑब्जर्वेशन सामने आता है। दूसरा है वर्णन। जिन बातों का, जिन घटनाओं का, तथ्यों का ऑब्जर्वेशन किया गया है उनका वर्णन किया जाएगा, नए साक्ष्य लिए जाएंगे। तीसरा है मापन। उससे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना। अगला आता है स्वीकृति। स्वीकृति या अस्वीकृति, यानी जो 3 हमने बातें पहले देखी हैं, उसके बाद में जो हमने सामग्री इकट्ठा की उसके आधार पर अस्थायी रूप से हम ये देखेंगे कि क्या हमारे तथ्य और आंकड़ों के आधार से हमारी संकल्पना सही है या गलत है। पांचवा आता है आगमनात्मक सामान्यीकरण। अस्थायी तौर पर तथ्यों को एक तथ्यात्मक प्राकल्पना के रूप में प्रयोग करना है और सामान्य घटनाओं के गुणों और दोषों से उसे जोड़ना है। जैसे मार्च 1977 में हुए लोकसभा चुनावों के परिणामों को उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस की हार के संदर्भ में जब जाना गया, उसका परीक्षण किया गया, तो ये निष्कर्ष सामान्य तौर पर निकाला गया कि जहाँ जहाँ आपातकाल में अधिक अत्याचार हुए वहाँ सत्तारूढ़ दल की भारी पराजय हुई। तो ये परिकल्पना है मात्र, फाइनल रिजल्ट नहीं है। अगला आता है व्याख्या। जहाँ हमने तथ्य इकट्ठा किए, अब उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित, व्यवस्थित और वर्गीकृत किया जाएगा। 7वां चरण आता है तार्किक निगमनात्मक युक्तिकरण। 8वां चरण है परीक्षण या जांच, यानी जो हमारे तथ्य आए हैं उनको हम घटनाओं के संदर्भ में जांचेंगे। 9वां है संशोधन। जो हमने प्रारंभ में संकल्पना रखी थी और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले थे उसमें से जो प्रमाणित नहीं है उन्हें अस्वीकार करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे और सामान्यीकरण करेंगे। पूर्व कथन। प्रायोगिक भूमिका अब तैयार हो चुकी है। तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर भविष्य कथन की क्षमता होनी चाहिए। और अंतिम है अस्वीकृति। यदि उपयुक्त विधि से सभी तथ्यों का पुष्टिकरण नहीं होता है तो मान्य कथनों को स्वीकार्य धारणाओं से अलग किया जाए। इस तरह से किसी भी अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन के लिए लिया जा सकता है और उसके आधार पर हम निष्कर्ष को निकाल सकते हैं। इस सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें है ये है कार्य कारण संबंध, यानी कोई भी घटना जो घट रही है उसके पीछे के कारणों को देखा जाए। इसके अतिरिक्त एक और बात जो इसमें आती है वो है मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण, यानी मूल्य निरपेक्ष तरीके से अध्ययन किया जाए। जो शोध करता है वो उसमें अपने दृष्टिकोण को ना रखे, दार्शनिक चिंतन को ना रखे, संस्थात्मक चिंतन को ना रखे। इसके बाद में आते हैं वैज्ञानिक पद्धति की जो तरीके हैं उसको हम देखेंगे। ये तरीके हैं, सबसे पहला है सर्वेक्षण पद्धति। इसके अंतर्गत निवासियों के बारे में तथ्यों का एकत्रण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। दूसरा है केस प्रणाली। इसके अंतर्गत इकाई को छोटा रखा जाता है, सीमित रखा जाता है और उसके प्रत्येक पक्ष का विस्तृत और गहरा अध्ययन किया जाता है। अगला है प्रश्नावली। प्रश्नावली के अंतर्गत अध्ययन की इकाई को कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला है साक्षात्कार प्रणाली। संबंधित व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है और उस साक्षात्कार के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला है सोशियोमेट्रिक प्रणाली। सोशियोमेट्रिक प्रणाली किसी समुदाय के व्यक्तियों के बीच पारस्परिक तनाव और खिंचावों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है जनमत संग्रह मतदान। इस प्रणाली का प्रयोग किसी समस्या पर जनता के विश्वासों, भावनाओं और दृष्टिकोणों को जानने के लिए लिया जाता है। और अंतिम है अंक शास्त्रीय प्रणाली। इसमें आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस तरह से वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण होता है और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी कठिनाइयाँ इसमें सामने आती है, क्योंकि राजनीति जो विषय है या राजनीति जो विषय वस्तु है वो भौतिक शास्त्र की तरह निश्चित नहीं है। इसमें जो अध्ययन की इकाई है वो मानव है और मानव में परिवर्तन परिस्थिति के अनुसार होता रहता है। सोच में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इसलिए उस तरह का ये
सिद्धांत नहीं है। तो कुछ कठिनाइयाँ इसमें आती हैं। सबसे पहली आती है मापन की समस्या। जैसा हम बात कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में कल्याण, संतुष्टि, स्वतंत्रता जैसे मूल्य होते हैं, इनको मापना बहुत संभव नहीं है। और इसी तरह से व्यक्तियों की भावनाएं निश्चित आवेगों का परिणाम होती है, वो बदलती रहती है और उनको उस तरह नहीं नापा जा सकता जैसे हम भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में नापतोल करते हैं। दूसरा आता है पूर्वाग्रह। एक बहुत महत्वपूर्ण बाधा है ये वस्तुपरक दृष्टिकोण में, क्योंकि जब शोध की जाती है तो जब हम प्राकृतिक विज्ञानों में करते हैं तो विषय वस्तु निर्जीव है, इसलिए मानवीय भावनाओं से दूर है और अध्ययनकर्ता भी तटस्थ है। लेकिन जब हम राजनीति विज्ञान में अध्ययन करते हैं तो उसमें दोनों ही पक्षों के लिए निष्पक्ष और तटस्थ रहना मुश्किल है। अगला आता है सामाजिक जीवन की जटिलता। सामाजिक जीवन में बहुत बाधाएं हैं, जटिलताएं हैं। समाज में आंतरिक और बाहरी रूप से बहुत सी शक्तियां काम करती हैं, तो उसके आधार पर भी हम कोई निष्पक्ष निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। प्रयोग में असमर्थता अगला बिंदु आता है इसकी कठिनाई का। जब हम किसी पदार्थ विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में प्रयोग करते हैं तो एक प्रयोगशाला में बैठ के यंत्रों की सहायता से उस प्रयोग को करते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला समाज है। जैसा ब्राइस ने कहा, पदार्थ विज्ञानों में एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राजनीति में एक प्रयोग को बार बार नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि उस प्रकार की दशाएं दोबारा पैदा नहीं की जा सकती। जैसे कि कोई नदी के एक ही प्रवाह को दोबारा नहीं ला सकता या उसमें दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस तरह से वो परिस्थितियां वापस नहीं आ सकती, इसलिए प्रयोग में भी हमारी असमर्थता आती है। अगली कठिनाई आती है भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। भौतिक विज्ञान में हम सही सही गणना कर लेते हैं, लेकिन मानव के व्यवहार की गणना करना आसान नहीं है। और मानव के व्यवहार की क्योंकि गणना नहीं हो सकती, इसलिए जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसकी भविष्यवाणियाँ भी उस तरह से करना बहुत संभव नहीं है, और इसलिए वो कई बार असत्य भी हो जाती हैं। जैसे चुनाव में किसी दल की विजय या पराजय के बारे में भविष्यवाणी की जाती है, लेकिन बहुत बार ये भविष्यवाणियाँ गलत हो जाती हैं। इसी तरह से कार्ल मार्क्स ने जो पूंजीवादी देशों में सामाजिक क्रांति की भविष्यवाणी की, वो भविष्यवाणी भी असत्य सिद्ध हो गई। तो इस तरह से वैज्ञानिक पद्धति उस तरह से काम में हम नहीं ले सकते जैसे प्राकृतिक विज्ञान में लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने वैज्ञानिक पद्धति को इसमें काम में लिया है और इसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं, हम प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, और यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी, एशियाई प्रजातांत्रिक देशों का अध्ययन भी इसके आधार पर किया गया है। जैसे समर मार्टिन लिप्सेट ने लैटिन अमेरिका, यूरोपीय और एशियाई प्रजातंत्रों का अध्ययन करते हुए इस परिकल्पना को प्रमाणित किया कि आर्थिक विकास प्रजातंत्र की पूर्व आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न प्रजातंत्र हैं, आर्थिक वो संपन्न है प्रजातंत्र, और आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर हैं वो प्रजातंत्र बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह से निश्चित रूप से कुछ वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना संभव है। और जैसा कि आमंड ने एक संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टिकोण विकसित किया, इसके माध्यम से अध्ययन किया गया, और इस तरह से राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में वैज्ञानिकता का प्रयोग संभव हुआ। अगली क्लास में अगले विषय को हम लोग पढ़ेंगे।